हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदित्य सांगवान और रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी द प्रिंट की, जो सुशील मानव ने लिखी है, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। वो रिपोर्ट है इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस के ऊपर। तो बात ये हुई कि हाल ही में हरियाणा का 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे आया है और उसमें ये बताया गया है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले 24-25 के मुकाबले बढ़कर 3,95,618 हो गई है। पिछली बार वो 3,58,000 थी और ये बड़ी ही खुशी की बात है क्योंकि 3,95,000 पर कैपिटा इनकम अमंग द टॉप 5 स्टेट्स में है हम। और औसतन अगर पूरे हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो वो 2,34,000 के आसपास है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग फिगर है। इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि हरियाणा में एक पीपीपी स्कीम है, परिवार पहचान पत्र। उसमें ये बताया गया है कि भाई पूरे हरियाणा के अंदर में करीबन 73-74 लाख फैमिलीज हैं और उसमें से करीबन 52 लाख फैमिलीज जो हैं वो 1,80,000 रुपए से कम रुपए कमाती हैं। और जो पर कैपिटा इनकम है हमारी, अगर उसको हम देखें तो वो 3,95,000 बताई गई है और उसको इंटू 4 कर दें, 4 इसलिए क्योंकि एक परिवार में 4 मेंबर हो रहे हैं, तो 16 लाख के आसपास बनते हैं। और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे 52 लाख परिवार जो हैं वो 1,80,000 से कम कमाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10 में से 7 फैमिलीज हम हरियाणा की 1,80,000 रुपए से कम कमा रही है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम 3,95,618 है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ये आर्थिक असमानता दिखा रही है। और ये जो आंकड़े हैं ये आपस में मेल भी नहीं खा रहे। या तो ये हो गया कि हरियाणा में जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हो गए, या ये हो गया कि हरियाणा में जो गरीब हैं वो बिल्कुल गरीब हैं, और या फिर वो और उससे भी नीचे हो गए। अब इसमें एक और भी बात है कि 10% हरियाणा में ऐसे परिवार भी हैं जो अंत्योदय स्कीम के अंडर में फॉल करते हैं। अंत्योदय स्कीम को की सर्विसेज को वही अवेल कर सकता है जिसकी इनकम 1,00,000 रुपए से कम हो। तो ये जो आंकड़े हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा की जो ये पर कैपिटा इनकम है वो हमेशा से ही हाई रही है और स्टेट्स के मुकाबले। और उसके लिए जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इस पर कैपिटा इनकम में वो 3 सिटीज हैं। एक तो आप गुड़गांव के आईटी हब्स वगैरह देखिए, गुड़गांव देखिए खुद, और उसके बाद आप मानेसर की ऑटो इंडस्ट्रीज वगैरह जो देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं। उसके अलावा आप फरीदाबाद देखिए, वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं। तो ये तीनों जगह जितना कंट्रीब्यूट करती हैं और कोई भी जगह हरियाणा में उतना पर कैपिटा इनकम में या जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो इसकी वजह से हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है वो हमेशा और स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा रहती है। आदित्य, आप जिस स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा इकोनॉमिक पैराडॉक्स, वो मैंने 3 मार्च को की थी। और ये स्टोरी करने का कारण ये था कि 2 मार्च को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा का बजट पेश किया, उसी के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे फॉर 25-26 उसको भी टेबल किया गया। तो जब मैंने उसको देखा तो उसमें हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3,95,000 थी करंट प्राइसेस के हिसाब से। इसको जो इकोनॉमिस्ट हैं 2 तरीके से बताते हैं। एक करंट प्राइसेस पे होता है, एक 2011-12 के प्राइसेस पे, क्योंकि 2011-12 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है। तो करंट प्राइसेस वाला जो है वो रेलेवेंट होता है क्योंकि वो आज के जो प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से है। तो मैंने पाया कि हरियाणा के अंदर अगर हम पीपीपी, जिसको परिवार पहचान पत्र बोलते हैं, उसका डेटा देखते हैं तो उसमें टोटल 70 लाख के आसपास परिवार हैं, जिनमें से 51-51.5 लाख परिवार 31 मार्च 2025 को बिलो पॉवर्टी लाइन थे। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब कि उनकी जो एक वार्षिक आय है वो 1,80,000 से कम थी। उसका 10% तो ऐसे भी थे जो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार थे, यानी कि उनकी वार्षिक आय 1 लाख से भी कम थी। जो हरियाणा की एक एस्टिमेटेड आबादी इस वक्त 2,80,00,000 है और 70 लाख के करीब अगर हम परिवार कहें तो एक एवरेज ये बनता है कि एक परिवार जो है वो 4 मेंबर का है औसत। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 3,95,000 का पर कैपिटा इनकम कह रहे हैं तो ये बनेगा जाके 16 लाख परिवार का। और वहीं आप 1,80,000 एक परिवार का
से भी कम बता रहे हैं, सब 70% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हर 10 में से 7 परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1,80,000 से भी कम है। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंट्रास्ट लगा, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी की। और अगर आप एक और चीज देखें तो सबसे कम पर कैपिटा इनकम पूरे देश में बिहार की है। उनकी पर कैपिटा इनकम है 68,000 रुपये। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की, जिनकी पर कैपिटा इनकम है 1,07,000 के आसपास। उसके बाद है झारखंड की, जिनकी पर कैपिटा इनकम है 1,15,000 के आसपास में। तो ये जो गवर्नमेंट के आंकड़े आए हैं, इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि ये दोनों आंकड़े, पीपीपी के आंकड़े और पर कैपिटा इनकम के आंकड़े, ये आपस में मेल नहीं खा रहे। और अगर मेल खा भी रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या हरियाणा के इंसान जो हैं, हरियाणा वासी जो हैं, वो 16 लाख रुपए वाली लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको एक और बात बताऊं, क्योंकि इससे एक इनकम डिस्पैरिटी की बात अगर सामने आती है, इनकम डिस्पैरिटी जो है, इनकम इनइक्वालिटी जो है, वो देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2,34,000 रुपये हमारी पर कैपिटा इनकम पूरे देश की है, उसमें से अगर टॉप 200 लोगों को, टॉप 200 अमीर लोगों को हटा दें तो हमारी पर कैपिटा इनकम बचती है 1,80,000 के आसपास में। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ कि हमारे ही देश में एक आदमी 1236 करोड़ रुपए एक दिन के कमाता है, और एक आदमी नरेगा के थ्रू या मजदूरी के थ्रू सिर्फ 200 या 250 रुपए कमाता है। फ्रांस के इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी, वो एक थीसिस देते हैं, उनके थीसिस का नाम है बिलियनियर राज। थॉमस पिकेटी कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो इनकम इनइक्वालिटी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, आर्थिक असमानता सबसे ज्यादा है। तो वो उसमें कहते हैं, बिलियनियर राज थीसिस में, कि यहाँ पर 1% वेल्दी जो लोग हैं उनके पास में पूरे देश के 22% वेल्थ जो है, इनकम जो है, उसके ऊपर उनका कब्जा है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा थॉमस पिकेटी का एक और कॉन्सेप्ट है, के कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। जैसे के ऐसे लिखा जाता है तो वो कहते हैं कि ये, तो जो अमीर हैं वो अमीर, जो गरीब हैं वो गरीब, और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो इनइक्वालिटी है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं, जिनको हम आंगनवाड़ी कहते हैं की स्कीम्स हैं, या हमारी पेंशन्स की स्कीम है, ये सारे स्कीम्स जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लोगों की देखभाल करना, वो कितनी फेयर हैं अभी तक, या कितनी डिलीवरेबल्स हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया। उस कॉन्सेप्ट को कहते थे वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि भाई सरकार जो है वो क्रेडल टू ग्रेव, पालने से लेकर मौत तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके जो सिटीजन्स हैं उनके प्रति, उनको अलग अलग तरीके की सुविधाएं प्रदान करने की अपने सिटीजन्स को। उस वेलफेयर को आज पॉलिटिकल तरीके से हम देखते हैं तो कई लोग फ्रीबीज का भी नाम देते हैं। जिनको हम फ्रीबीज कहते हैं वो असल में वेलफेयर है। तो ये जो इकोनॉमिक्स के सर्वे होते हैं, ये सारे आंकड़े जो होते हैं या वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, ये कितनी धरातल पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये है मेन इशू। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक और लंबा वीडियो बनाने का, पर ये रिपोर्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने आपसे शेयर की। सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच से पहले एक और बात याद आ गई मेरे को कि हरियाणा जो है वो जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें हरियाणा सबसे ऊपर है। नंबर 1 हरियाणा है उन लोगों में जिनके पास रोजगार नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम 3,95,000, हमारे 10 में से 7 परिवार 1,80,000 से कम कमा रहे हैं, हमारे युवा जो है, हमारी जो बेरोजगारी दर जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारे को सोचना होगा। और इस रिपोर्ट के ऊपर भी इसमें कितनी सच्चाई है या ये आंकड़े किस तरीके के हैं ये मुझे नहीं पता। मेरे को जैसे रिपोर्ट मिली मैंने उसके इस बिहाफ पे आपको बताया है। तो पर ये जो आंकड़े हैं ये आपस में मेल नहीं खा रहे। सो ये बात थी, ये बात मैंने आपसे करने के लिए आज थोड़ी सी मैंने बातचीत करनी चाहिए। इसके बाद जो हरियाणा की जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसके ऊपर मैं एक कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आऊँगा, स्पेशली पेंशन के ऊपर, और फिर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सांगवान। बाय।